इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका डीएनए। डीएनए के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन सेल की रिगार्डिंग होती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए होती है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जब सेल डिवाइड करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल में तभी कैरी करेगी जबकि वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर डीएनए अपना ही एक कॉपी बनाता है। जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं उसी तरीके से डीएनए की एक और कॉपी बन जाती है और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सेल डिवीज़न के दौरान होता है। रेप्लिकेशन हम बैक्टीरियल सेल के अंदर जब हम देखते हैं तो उनके अंदर जो बैक्टीरियल की एक जो सेल है उसके अंदर 1 मिलियन से लेकर 4 मिलियन तक बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है कि डीएनए के अंदर कैसे बेस पेयर्स काम करते हैं। इनका जो ये पूरा का पूरा बेस पेयर है वो किस तरह से जीनोम की तरह काम करता है और अब ये जो जीनोम है उसका डीएनए ये रेप्लिकेट होगा सेल डिवीज़न के दौरान। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एक कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेजर जो स्टेप्स हैं इनिशिएशन, अनवाइंडिंग, प्राइमर सिंथेसिस और इलोंगेशन, ये बेसिक स्टेप्स हैं रेप्लिकेशन के। इनिशिएशन एंड अनवाइंडिंग तो हम जानते हैं कि किस तरह से इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन जो है उसके अंदर एक इनिशिएटर प्रोटीन्स होता है जो कि रेप्लिकेशन का ओरिजिन जहाँ होगा, जहाँ हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये इनिशिएटर प्रोटीन रेप्लिकेशन साइट पर बाइंड होता है वैसे ही वहाँ पर जो है अनवाइंडिंग जो है वो ट्रिगर हो जाती है और जैसे ही अनवाइंडिंग यहाँ पर ट्रिगर होती है तो डीएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और ये जो एंजाइम है वो हेलिकेज एंजाइम्स जो कि दोनों जो डीएनए हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेस पेयर्स के बीच में उसे तोड़ने का काम करेगा। और इसके साथ साथ ये बेस पेयर जो है न्यूक्लियोटाइड के उन्हें आपस में इनके जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हें तोड़ने का ये काम करता है। तो ये क्या होता है, इनिशिएशन और अनवाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। एक जो थर्ड फैमिली प्रोटीन है जिसे हम टोपोआइसोमेरेज कहते हैं, ये टोपोआइसोमेरेज जो है वो टॉर्सिनल स्ट्रेन्स जो हैं उसे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे कि ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। अब जैसे ही ये बॉन्डिंग टोपोआइसोमेरेज जो है यहाँ पर जो एंजाइम है ये क्या करता है, डबल हेलिकल जो हेड है वहाँ पर बाइंड हो जाता है और यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के ये काम में आता है और इनके बीच में जो स्ट्रेन है, हेलिकल के बीच में जो स्ट्रेन है उसे ये रिलीव कर देता है। यहाँ पर देखिए इनके बीच में जो स्ट्रेन है उसे रिलीव कर देता है टोपोआइसोमेरेज। अब देखिए डीएनए जो हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम इनके बीच में जो दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे कि ये जो हेलिक्स है वो खुल जाता है। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट हमारे पास क्या, जहाँ से ओरिजिन है वहाँ पर ये वर्क करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास रिजल्टेंट आ जाते हैं 2 स्ट्रैंड जिसे सिंगल स्ट्रैंड, अब इसमें क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें वापस में आपस में जोड़ने से रोकते हैं। ये देखिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे। टोपोआइसोमेरेज जो है वो क्या करता है, हेलिक्स को खोलता है, हेलिकेज एंजाइम्स इनके बीच में जो बॉन्डिंग है उन्हें तोड़ता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में, और फिर जैसे ही ये खुल जाता है तो वापस ये ना जुड़ जाए इसीलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, इसे वापस जुड़ने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमर सिंथेसिस की।
क्योंकि जैसे ही ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो एक प्राइमर लगना ज़रूरी होता है, और ये जो प्राइमर का सिंथेसिस होता है वो एक्चुअल नया जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स है उसके सिंथेसिस में से स्टार्ट होता है। प्राइमर जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और करीब 10 से 12 नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ होता है ये, और इसका जो सिंथेसिस होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से मिलकर बना होता है। प्राइमर्स जो है वो किसी भी डीएनए के पॉलीमराइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम हैं जो कि उसे स्टार्ट करेंगे नए सिंथेसिस को। और इनका जो नया जो स्ट्रैंड बनता है और इसके अंदर नए जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, ये नए एड्स होते हैं 3 प्राइम ग्रुप पर। इस तरह एक नई चेन डीएनए की बनती जाती है, इसीलिए ये प्राइमर का सिंथेसिस स्टार्ट होना ज़रूरी होता है। इलोंगेशन, अब जैसे ही स्टार्ट हो गया हमारे पास प्रोसेस और उसमें प्राइमर लग गया, जैसे ही प्राइमर अटैच हो जाता है वैसे ही चेन का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो इलोंगेशन है उसमें नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं, और ये नए डीएनए स्ट्रैंड जो है वो प्राइमर उसको ऐड करने में हेल्प करता है, और ये पूरा का पूरा जो सिंथेसिस है उसके अंदर सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर यूज़ आते हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं एक के बाद एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जो कि टेम्पलेट के अंदर जो सीक्वेंस दिया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसके साथ ऐड होते जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसके अंदर एडेनिन ऑलवेज थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो धीरे धीरे एक के बाद इसमें अटैच होते जाते हैं, और ये जो सिंथेसिस है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इस तरीके हम देख सकते हैं ये जो नया एडिशन हो रहा है वो नए जो है वो 3 प्राइम एंड पर जुड़ते जाते हैं और नया ग्रुप बन जाता है। यहाँ पर हम इलोंगेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, किस तरीके से डीऑक्सीराइबोज शुगर बेस और फॉस्फेट, ये जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो किस तरह से नए स्ट्रैंड के अंदर जुड़ता जाता है। ये देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया और ये हो गया नया स्ट्रैंड। हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा नया स्ट्रैंड। यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर ये एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन इसके साथ अटैच हो रहा है, ग्वानिन इस साइड पर है टेम्पलेट साइड पर, तो न्यू स्ट्रैंड पे साइटोसिन ऐड होगा। इस तरीके से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते जाते हैं और इलोंगेशन इनका होता जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टेम्पलेट है नया सिंथेसाइज डीएनए है उसका टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। और जैसे ही यहाँ ये हमने देखा है कि ये जो नया जो सिंथेसिस है वो एक साथ नहीं होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होता है और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नया सिंथेसिस इसके अंदर होता है। अब यहाँ पर देखिए आप ये दिख रहा है आपको 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसमें कंटिन्यूएशन के अंदर सिंथेसिस हुआ है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर ये सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से जिसे कि हम ये जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट है इसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में, और लीडिंग स्ट्रैंड लगातार होता है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो मेन जो टेम्पलेट है उसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम सीक्वेंस होता है। यहाँ पर हम रेप्लिकेशन को देख सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही ये रेप्लिकेशन
फॉर्क एक बन गया है, और एप्लीकेशन फॉर्क कब बना था, जबकि हेलिकेज एंजाइम्स ने वर्क किया था और ये पूरा का पूरा सिंथेसिस होना बंद हो गया था। अब हमारे पास ये दो बन गए हैं डीएनए के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है, यहाँ पर ये लीडिंग स्ट्रैंड बन गया है और ये लैगिंग स्ट्रैंड। तो दो स्ट्रैंड्स हमारे पास टेम्पलेट आ गए हैं जहाँ पर कि ये बनना शुरू हो गया है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। और इनमें जो रेप्लिकेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में। तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। और ये 3 प्राइम से जाना कि किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और प्राइमर में इनका सिंथेसिस किस तरह से जुड़कर इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, और इलोंगेशन का प्रोसेस, और लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सो मच।